हेलो मेरे प्यारे भाई एवं बहनों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? हमें उम्मीद है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो भाई एवं बहनों, आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे है ना क्लास 12 बिहार बोर्ड 2026 के लिए, है ना। जैसा कि हमने वादा किया था कि आपको ऑल सब्जेक्ट, है ना, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ हो, है ना, चाहे इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, है ना, सभी सब्जेक्ट का हम आपको एक पे एक, है ना, बेहतरीन क्वेश्चन लेकर के आएंगे। और कब? तो क्रैश कोर्स में। तो आज हम क्रैश कोर्स का, है ना, शुभारंभ करने जा रहे हैं। और ना, तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे जो अपना क्रैश कोर्स का जो फर्स्ट चैप्टर हम लेकर के आएंगे, है ना, जो पहला सब्जेक्ट लेकर के आएंगे, है ना, केमिस्ट्री, है ना। और केमिस्ट्री में हम आज पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो है फिजिकल केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, जिसका नाम है सॉलिड स्टेट। तो है ना, आज हम सॉलिड स्टेट के, है ना, कुछ मेन पॉइंट, है ना, कुछ वीवीआई पॉइंट, है ना, ऐसा पॉइंट कि जो आप पूरे अपने ब्रेन में या फिर अपने लिप पे, है ना, यदि उसको आप पूरा एकत्रित कर लेते हैं, अर्थात अपने लिप पे उसको रखे रहते हैं, है ना, तो आपको कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने में किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं आएगा, है ना। ये मेरा एक्सपीरियंस है ना। मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ मैं आपको ये शेयर कर रहा हूँ, है ना। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि जितना मैं आपको अभी बताऊँगा, जो मेन पॉइंट है, अर्थात हॉट पॉइंट कह सकते हैं आप यदि उसे कवर कर लेते हैं तो हम आपको भरोसा दिलाते हैं आप एक भी क्वेश्चन में नहीं अटकिएगा, है ना। चाहे PYQ हो, चाहे चैप्टर वाइज क्वेश्चन हो, है ना, चाहे कोई भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो, किसी भी प्रकार के क्वेश्चन में आपको परेशानी नहीं होगी। तो भाई हम आज स्टार्ट करेंगे जो सॉलिड स्टेट है ना। सॉलिड स्टेट जो है अपना, सॉलिड स्टेट का आज हम स्टार्ट करेंगे, है ना। कुछ हॉट पॉइंट, अर्थात कुछ हम VVI पॉइंट को आज हम डिस्कस करेंगे, है ना। यदि आप ये पॉइंट अच्छे से कवर कर लेते हैं तो जस्ट इस, है ना, VVI पॉइंट के बाद हम आपको बताएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आप यदि इसको अच्छे से रट लेते हैं, अच्छे से आप इसे याद कर लेते हैं, तो आप को जस्ट इसके नेक्स्ट लेक्चर में जो हम इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आएंगे, उसमें आपको बहुत ही अच्छे से फ़ायदे होगा, है ना। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना जो मेन फोकस है, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट, है ना। आज हम सम इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखेंगे, अर्थात सम हॉट पॉइंट को देखेंगे, है ना, कि ये क्या है। ये आपको हम पूरा जो चैप्टर है ना, जितने भी पेज का चैप्टर होगा, उस सारा चैप्टर का हम निचोड़ लेकर के आए हैं, है ना। उसमें हर एक, अर्थात 4 पेज 5 पेज निकालिएगा तो उसका 1 पेज बने, ऐसा हम निचोड़, अर्थात शॉर्ट से भी वेरी शॉर्ट, है ना, मेथड में आपको हम हर एक पॉइंट को कवर किए हैं, है ना, कि आपको किसी तरह का याद करने में भी परेशानी ना आवे, है ना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज हम सबसे पहले जो है ना, सब इम्पोर्टेंट पॉइंट का जो हम पहला पॉइंट हम लेकर के आए हैं, जो बार बार कई सालों से एग्जाम में क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। सबसे पहले आपको, आप चाहे किसी भी ईयर का, पिछले 10 है ना ईयर में कोई भी क्वेश्चन आप, है ना, पहला चैप्टर से उठाइएगा तो सबसे पहले आपको उसमें पूछेगा जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, अर्थात जो रवेदार ठोस होता है, उसका उदाहरण कौन कौन सा है। तो आपको ये चीज़ 100% अपने ठोर पे रहना चाहिए ना। इसको 100% अपने ठोर पे याद रखना है, रट लेना है कि अर्थात आपको नींद में भी, है ना, कोई पूछे तो रवेदार ठोस का उदाहरण क्या होता है, तो आपको क्या बोलना है? डायमंड, ग्रेफाइट, क्वार्ट्स, है ना, क्वार्ट्ज, उसके बाद NaCl। आपको ये नींद में भी आपको यदि पूछ दे कि भाई चलो क्रिस्टलाइन सॉलिड का उदाहरण बोलो, तो आपको तुरंत बोलना है डायमंड, ग्रेफाइट, क्वार्ट्ज, है ना, NaCl। ये आपको पूरा क्या करना है, इसको रट लेना है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट जो है, जिससे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो है कि नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड को ही हम क्या कहते हैं? एमोर्फस सॉलिड भी कहते हैं। तो कहेगा नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड या फिर कहेगा एमोर्फस सॉलिड, मतलब कोई भी दे देता है, कभी नॉन क्रिस्टलाइन दे देता है या कभी एमोर्फस दे देता है। तो नॉन क्रिस्टलाइन बोले चाहे एमोर्फस सॉलिड बोले, या उसको हिंदी में दे दे बेरवेदार ठोस, तो उसका उदाहरण यदि पूछेगा तो आपको इसे भी रट जाना है आपको, कि कोई नींद में भी पूछे ना कि भाई हमको बोलो एग्जाम्पल क्या है,
है ना, हमको क्या बोलना है, हमको एग्जाम्पल बोलना है किसका, तो नॉन क्रिस्टलाइन का। तो आप क्या बोलिएगा, कांच और प्लास्टिक, रबड़ और मिट्टी का बर्तन, है ना। इसको रट जाना है। क्या है, कोई पूछ देगा कि नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड का उदाहरण बोलिए, है ना, तो आपको क्या बोलना है, तो आपको तुरंत बोलना है कांच, है ना, जिसको हम ग्लास भी कहते हैं ना, कांच हो गया, उसके बाद प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया और मिट्टी का बर्तन हो गया। ये सब किसका एग्जाम्पल है भाई, ये सब जो है ना अपना नॉन क्रिस्टलाइन या अमorphous सॉलिड का एग्जाम्पल है। यहाँ से बार बार क्वेश्चन जो है ना पूछे जाते हैं। अब पता ना अब इससे बोर्ड को क्या, इससे है ना क्या अफेयर चल रहा है बोर्ड को कि इससे बार बार क्वेश्चन पूछते हैं, है ना। ऐसा कोई साल ही नहीं हो कि इसके बिना कभी एग्ज़ाम हुआ हो। तो इसीलिए भाई इसको 100% आपको अपना नाम भूल जाइए मंजूर है, लेकिन ये पॉइंट नहीं भूलिएगा, है ना। यदि भूलिएगा तो आपको एग्ज़ाम में पता चल जाएगा कि हम उस टाइम क्या बोले थे, सर क्या बोल रहे थे, और हम उसका एक भी बात फॉलो नहीं किए। चलिए अब आपको नेक्स्ट जो है ना, बार बार जो उदाहरण पूछे जाते हैं, बार बार जो एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, जो पहला चैप्टर से ये सब निचोड़ उठा करके लाए हैं ना। ये पूरा निचोड़ है पहला चैप्टर का। यदि आप इसे कवर कर लेते हैं तो हम आपको 100% गारंटी के, है ना, के साथ आपको कहते हैं कि आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा पहला चैप्टर से, है ना। चलिए अब चलते हैं, क्या बोलते हैं, अब हम बोलते हैं कि कोवैलेंट सॉलिड, है ना, कोवैलेंट हो गया चाहे नेटवर्क सॉलिड हो गया, है ना। करेक्ट, कोवैलेंट सॉलिड या नेटवर्क सॉलिड, इसको हम हिंदी में कहते हैं सहसंयोजक ठोस। इसका उदाहरण क्या है, इसका एग्जाम्पल क्या है, ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, है ना। इसीलिए इसको भी क्या करना है, अपने ठोर पे याद रखना है कि इसका एग्जाम्पल जब भी कोई पूछे तो बोलना भैया कोवैलेंट सॉलिड, नेटवर्क सॉलिड। अरे भैया इसका तो वही न होता है, कौन, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड का होता है। तो अब आपको याद रहेगा तब ना बोल देगा क्रिस्टलाइन सॉलिड का डायमंड होता है, ग्रेफाइट होता है, क्वार्ट्स होता है। तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड का उदाहरण है वही कोवैलेंट सॉलिड या नेटवर्क सॉलिड का उदाहरण है। तो इसे भी याद रखना है ना। भले आप अपना नाम भूल जाइए मंजूर है, लेकिन इसको नहीं भूलना है। यदि इसको भूले तो समझिए एक नंबर गया, है ना। तो चलिए हम अब नेक्स्ट जो अपना वीवीआई पॉइंट है या हॉट पॉइंट है उसको देखते हैं। अब नेक्स्ट का रहा है कि जो स्क्वायर क्लोज पैकिंग है, अर्थात एससीपी। आपको बार बार ये क्वेश्चन है ना एग्जाम में पूछे जाएंगे। जो एससीपी है अर्थात स्क्वायर क्लोज पैकिंग है ना, उसका जो सजावट होता है वह किस टाइप से होता है। तो हमेशा इसको याद रखना है, जो अपना स्क्वायर क्लोज पैकिंग है अर्थात एचसीपी, शॉर्ट में इसको बोलते हैं एचसीपी, है ना। तो एचसीपी का जो है ना कहेगा आपका सजावट किस टाइप में होता है, अर्थात उसका डेकोरेशन किस टाइप में होता है। तो उसको हमेशा याद रखना है ए टाइप में, अर्थात ट्रिपल ए टाइप में, है ना। जब भी पूछेगा, है ना, कि स्क्वायर क्लोज पैकिंग का सजावट किस टाइप में होता है, तो आपको उसका आंसर देना है भैया ट्रिपल ए टाइप में, है ना, अर्थात ए टाइप में। यदि इसी में एक और क्वेश्चन हमको घुमा के बार बार पूछा जाता है ना, और वो क्वेश्चन है ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसमें जो घुमा करके बार बार क्वेश्चन पूछता है कि भैया एससीपी में, है ना, अधिक से अधिक कितने गोले स्पर्श कर सकते हैं। तो हमेशा ये याद रखना है कि जो एससीपी अर्थात स्क्वायर क्लोज पैकिंग है, इसमें अधिक से अधिक जो कितना गोला है वो 4 गोला, अधिक से अधिक 4 गोला इसमें क्या कर सकता है, स्पर्श कर सकता है। तो हमेशा याद रखना है जो एससीपी अर्थात स्क्वायर क्लोज पैकिंग है उसमें कितना गोला स्पर्श करेगा, तो 4 गोला स्पर्श करेगा। अब चलते हैं अपना नेक्स्ट जो पॉइंट है उसको देखते हैं, है ना। नेक्स्ट पॉइंट करा है कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग अर्थात एचसीपी, है ना, करा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में जो है वह उसका सजावट किस टाइप से होता है। तो हमेशा याद रखना है जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है अर्थात एचसीपी है उसका सजावट एबीए टाइप से होता है। किस टाइप से होता है, एबीए टाइप से होता है। ये हमेशा याद रखना है क्योंकि यहीं से क्वेश्चन पूछ देगा, दे देगा कि एचसीपी का सजावट किस टाइप में होता है। तो आपको याद रहेगा तब ना। तो आपको याद रखना है एबीए टाइप में होता है। अब अगला क्वेश्चन यहाँ से आता है कि जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है उसमें अधिक से अधिक कितने गोले स्पर्श करते हैं। तो हेक्सागोनल जो क्लोज पैकिंग है उसमें अधिक से अधिक 6 गोले स्पर्श करते हैं। कितने गोले स्पर्श करते हैं, तो 6 गोले। इसको याद रखना, ये क्या MVBI है ना, बहुत ही
इम्पोर्टेंट है ये। हमेशा आता है ये क्वेश्चन कि भैया हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में अधिक से अधिक कितने गोले स्पर्श करते हैं, अर्थात कितने गोले छूते हैं। तो इसका क्या होगा सही आंसर, तो 6 गोले। इसका क्या होगा, तो 4 गोले। अब चलते हैं नेक्स्ट जो अपना है वो है कोऑर्डिनेशन नंबर, है ना। अब आप बोलिए कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर को हम हिंदी में बोलते हैं, है ना, उप संयोजक संख्या। क्या बोलते हैं, समन्वय बोलते हैं, है ना, क्या बोलते हैं, समन्वय या उप संयोजक संख्या बोलते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर को हिंदी में बोलते हैं उप संयोजक। क्या बोलते हैं, उप संयोजक। अब कोऑर्डिनेशन नंबर होता क्या है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर एक्चुअली क्या होता है ना, किसी भी, है ना, कोई भी, अर्थात किसी भी क्लोज पैकिंग क्रिस्टल में जब एक गोला अधिक से अधिक जितना भी गोला को स्पर्श करे, क्या बोले, चाहे कोई भी क्लोज पैकिंग क्रिस्टल हो उसमें जब एक गोला, है ना, अधिक से अधिक जितना गोला को स्पर्श करेगा, है ना, उसके संपर्क में रहेगा, है ना, चाहे वो स्पर्श करेगा अर्थात वो छुएगा, चाहे उसके संपर्क में बना रहेगा, तो उसे हम क्या कहते हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। तो उस संख्या को, अर्थात मान के चलिए ये हुआ, मान के चलिए ये हुआ, ठीक, ये हुआ मान के चलिए जलेबी लाल, ठीक, ये जलेबी लाल हुआ, जलेबी लाल का ये हो गया दोस्त, ये क्या हो गया, ये इसका दोस्त हो गया। तो ये जो जलेबी लाल का दोस्त हुआ, तो ये जलेबी लाल का जो दोस्त है, तो जलेबी लाल के संपर्क में भैया क्या गो दोस्त है, तो ये 5 गो दोस्त है। तो ये 5 दोस्त क्या हो गया, तो कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया। तो आपको समझ में आया, ठीक है। नहीं आया तो नहीं आया, तो चलिए हम एक बार फिर रिपीट करते हैं। मान के चलिए सपोज डेट, है ना, चलिए यहीं हम एग्जाम्पल लेते हैं, है ना। मान के चलिए क्या मानना है, चलिए मान के चलिए ये हो गया आपको ए, ठीक, ए हो गया। अब ए के संपर्क में रहता है सी, डी, ई, एफ, ठीक। तो ए बी सी डी, है ना, ए के संपर्क में क्या है, सी है, डी है, ई है, एफ है। तो भैया जो ए के संपर्क में क्या गो मतलब लेटर है, तो ए के संपर्क में क्या गो है, तो 4 गो है। तो ये 4 गो क्या हो गया, ये 4 क्या हो गया, तो ये 4 समन्वय हो गया, अर्थात इसका 4 उप संयोजक हो गया, अर्थात ये 4 इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया। तो जब भी, है ना, किसी भी क्लोज पैकिंग क्रिस्टल में एक गोला अधिक से अधिक जितना गोला को स्पर्श करेगा और उसके संपर्क में रहेगा, तो वहीं उसका क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, है ना। तो आपको इसमें 4 कोऑर्डिनेशन नंबर, अर्थात आपको कुछ का जो है आपको कोऑर्डिनेशन नंबर याद रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। चलिए हम बताते हैं किसका। आपको हमेशा ऑब्जेक्टिव में आपको ये देखने को मिलेगा कि HCP का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है या CCP का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है ना। तो हमेशा जब HCP या CCP का कोऑर्डिनेशन नंबर पूछे तो हमेशा इसका आप सही आंसर क्या बोलिएगा, 12, अर्थात 12 जो है ना इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। तो इसको आप क्या कीजिए, इसको हम इसको इरेज कर देते हैं ताकि आपको पढ़ने में क्या हो, सहूलियत हो, है ना। तो HCP का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, तो HCP का कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 12। यदि CCP का पूछे, अर्थात है ना क्यूबिक क्लोज पैकिंग, है ना, अर्थात SCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, तो ये सब जो है ना आपको MBB आया है, इससे हमेशा 100% है कि क्वेश्चन आएगा, है ना, अभी भी, है ना, कभी भी, चाहे अभी हो चाहे कभी हो, चाहे नेक्स्ट हो चाहे पास्ट हो चाहे फ्यूचर हो, है ना। हमेशा इसमें पास्ट में भी क्वेश्चन आया है और फ्यूचर में भी आएगा। तो हमेशा क्या करना है कि HCP और CCP का क्लोज इसका जो है कोऑर्डिनेशन नंबर अपने ठोर पे याद रखना है। कोई भी पूछे, सुतल में भी पूछे कि भैया SCP का बोलो कितना होता है कोऑर्डिनेशन नंबर, तो आप बोलिएगा 12, बोलेगा CCP का बोलो तो बोलिएगा 12। जब HCP का पूछा तब क्या बोलिएगा, 4। SCP का कितना होता है, 4 होता है। तो इसको हमेशा क्या करना है, याद रखना है। चलिए अब नेक्स्ट अपना जो है, जो नेक्स्ट MBBI पॉइंट है जिसका, है ना, आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है, चलिए उसको हम बताते हैं। अब चलते हैं, अगला जो पॉइंट है अपना वो है वॉइड्स, है ना। वॉइड्स का हिंदी होता है रिक्त काएँ, अर्थात, है ना, रिक्त काएँ मतलब होता है खाली स्पेस को हम रिक्त काएँ कहते हैं। मान के चलिए ये हो गया आपको झुमरी लाल, है ना, ये झुमरी लाल हो गया
और ये हो गया झुमरी लाल का, मतलब मान के चलिए झुमरी लाल का क्या हो गया, घर हो गया। और ये घर में जो खाली स्पेस है, अर्थात ये जो खाली स्पेस है ना, ये जो आपको दिख रहा है, इसी को हम क्या बोलेंगे, वॉइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वॉइड बोलेंगे, या फिर इसको रिक्तकाएँ बोलेंगे, अर्थात इसको रिक्तकाएँ बोलेंगे, या फिर इसको हम हॉल भी कह सकते हैं, या फिर इसको हम साइट भी कह सकते हैं, है ना। अर्थात वॉइड, हॉल, साइट, है ना। ये समझ में आया आपको, आ गया। यदि नहीं आया तो हम फिर से बताते हैं। मान के चलिए ये हो गया आपको ट्राइंगल। क्या हो गया, ट्राइंगल। भैया ये ट्राइंगल में जो ये खाली जगह है ना, इसी को हम बोलेंगे वॉइड। ये जो ट्राइंगल में जो ये खाली स्पेस है ना, इसी को बोलेंगे साइड, इसी को बोलेंगे हॉल। तो अब तो समझ में आया, ये जो है खाली स्पेस, इसी को हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हॉल। क्या बोलेंगे, हॉल। साइट भी इसी को बोलेंगे, या फिर इसको वॉइड भी इसी को बोलेंगे, है ना, जो खाली स्पेस है। तो ये आपको समझ में आया होगा। तो इसका हम देख लेते हैं एक बार, क्या करा है वॉइड, मतलब रिक्तकाएँ, है ना। इसी को दूसरा नाम है हॉल और इसी का नाम है साइट। करा है किसी क्लोज पैकिंग क्रिस्टल में गोले के बीच, वहीं बोले कि चाहे कोई भी क्लोज पैकिंग क्रिस्टल हो, है ना, उसमें गोले के बीच में जो खाली स्थान देगा ना, उसी को वॉइड बोलेंगे। देखिए, तो वहीं तो इसमें भी कहा है जी, कह रहा है कि कोई भी क्लोज पैकिंग क्रिस्टल होगा, उसमें जो गोले के बीच, है ना, जो गोला के बीच में जो खाली स्थान होगा, उसी को हम वॉइड बोलेंगे। चलिए, अब इसमें जो है वॉइड 4 प्रकार का होता है। आपको नहीं मालूम है या मालूम है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। हमको इतना याद रखना है कि वॉइड 4 प्रकार का होता है और ये चारों का क्रम पूछा जाता है ना। आप यदि इससे पहले पढ़े होंगे, यदि चैप्टर आप विस्तार से पढ़े होंगे तो आपको याद होगा। यदि नहीं भी पढ़े होंगे तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि आपका बड़ा भाई यहाँ अवेलेबल है। तो जब आपका बड़ा भाई यहाँ है ही है तो आपको टेंशन नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ सारा कुछ बताएंगे। जो आप नहीं भी पढ़े ना, आप कुछ नहीं जानते हैं, है ना, आप कुछ नहीं जानते। हम इतना लेकर के चलते हैं कि जो मेरे सामने में जो मेरे भाई एवं बहनों सब बैठा हुआ है, वो जीरो, कुछ नहीं जानता है ना। हम उस लेवल से आपको बताएंगे ताकि आप जीरो लेवल से आप सीख भी जाइए। और सीखना ही नहीं है, बोर्ड एग्जाम में है ना धुआं करना है ना। तो चलिए, हम वॉइड जो होता है ना, वो 4 प्रकार का होता है ना। आप पढ़े होंगे, है ना, नहीं भी पढ़े होंगे तो खाली उसका अभी क्रम जान लीजिए। यदि नेक्स्ट बार जब हम इसको चैप्टर पढ़ाएंगे तो आपको हम उसमें पूरा डिटेल में पढ़ाएंगे। अभी जितना काम है हमको वही लेना है ना। अभी हमको केवल गुद्दा लेना है, गुठली नहीं गिनना है, ठीक ना। वॉइड जो होता है वो 4 प्रकार का होता है। एक होता है ट्राइगोनल, एक होता है टेट्राहेड्रल, एक होता है ऑक्टाहेड्रल और एक होता है क्यूबिक, है ना। तो वॉइड कितने प्रकार के होते हैं? तो वॉइड जो है वो 4 प्रकार के होते हैं, है ना। तो हमेशा याद रखना है कि वॉइड कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं। लेकिन आपको यहाँ जो है ना वॉइड का है ना क्या पूछता है, तो वॉइड का बढ़ते क्रम में पूछता है कि बढ़ते क्रम में इसका रिप्लाई कीजिए कि कौन वॉइड किस नंबर पे आता है। तो आपको बढ़ते क्रम में रिप्लाई करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है ना। सिर्फ आपको कोऑर्डिनेशन नंबर याद रखना है कि किसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है। उस अनुसार आप बढ़ते क्रम में सजा लीजिएगा, पहले छोटा, फिर उसके बाद, है ना। तो कोऑर्डिनेशन नंबर आपको याद रखने के लिए, है ना, क्या करना होगा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर याद रखने के लिए आपको कुछ नहीं करना होगा। जितना हम अभी बता देते हैं सिर्फ उतना याद रखना है। और कोऑर्डिनेशन नंबर का आपको जो वॉइड का जो क्रम है उसका पता चल जाएगा। तो सबसे पहले देखिए, इसको बढ़ते क्रम में इसको समझने से पहले आप इसको जो है ना कोऑर्डिनेशन नंबर जान लीजिए कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर चारों का क्या होता है। सबसे पहले जो ट्राइगोनल होता है, कौन होता है, जो ट्राइगोनल होता है, ट्राइगोनल का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 3, है ना। और इसका जो रेडियस रेशियो होता है वो होता है 0.155 से लेकर 0.225 तक, है ना। अर्थात 0.155 से लेकर 0.225 तक। तो आपको इसका क्या बढ़ते क्रम में सजाने के लिए आपको इसका क्या याद रखना है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोई पूछेगा ट्राइगोनल का कोऑर्डिनेशन नंबर की होता है जी, तो आप उसका आंसर कीजिएगा तो इसका भैया इसका 3 होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो फिर आपको याद रखना है टेट्राहेड्रल, है ना। क्या याद रखना है, टेट्राहेड्रल याद रखना है, टेट्राहेड्रल याद रखना है। तो टेट्राहेड्रल का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, तो टेट्राहेड्रल का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है उसका होता है 4। टेट्राहेड्रल का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 4 होता है। तो 4 होता है, तो इसके बाद 4 याद रखना है। और इसका रेडियस रेशियो कितना होता है,
तो 0.2 से 25 से लेकर 0.414 तक इसका क्या होता है, रेडियस रेशियो होता है। ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, इसीलिए हम इसको इतना अच्छा से डिस्क्राइब कर रहे हैं। यदि नहीं पूछता नहीं, यदि आपका काम का नहीं होता तो हम इसको बिल्कुल ही बताते नहीं भैया। जब हमको 20 या 25 मिनट में हमको जब पूरा चैप्टर का जब ब्रीफ में आपको हर एक चीज़ मिल जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे, तो आपको लेने में क्या जाता है भैया, 1.5 के स्पीड में देख लीजिए और कम समय लगेगा, है ना। लेकिन आप देखिए ज़रूर, यदि आप इसको देख लीजिएगा ना आज, तो हम जस्ट नेक्स्ट लेक्चर में इसका हम ऑब्जेक्टिव करवाएंगे, उसमें बहुत सारे PYQ भी करवाएंगे पिछले 10 साल का। आप उसको धड़ाधड़ आंसर दे करके उसको ख़त्म कर दीजिएगा, है ना। तो टेट्राहेड्रल का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। जो ऑक्टाहेड्रल है, ऑक्टाहेड्रल का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, तो ऑक्टाहेड्रल का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6। ये हमको याद रखना है। ऑक्टाहेड्रल का कोऑर्डिनेशन नंबर यदि कोई पूछे तो बोलना है 6। और जो क्यूबिक का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो होता है 8। तो इसका रेडियस रेशियो कितना होता है, जो ऑक्टाहेड्रल का रेडियस रेशियो होता है 0.414 से लेकर 0.732 तक। और इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है अर्थात रेडियस रेशियो होता है वह 0.732 से लेकर 1 तक, है ना। तो रेडियस रेशियो याद रखना है, कोऑर्डिनेशन नंबर याद रखना है और इसका ज्योमेट्री याद रखना है। मान चलिए आपको कोऑर्डिनेशन नंबर दे देगा 3, आप बोलेगा उसका ज्योमेट्री बताइए, तो आपको कोऑर्डिनेशन नंबर 3 देगा तो उसका ज्योमेट्री क्या होगा, ट्राइगोनल। आपको रेडियस रेशियो देगा 0.1 से 55 से लेकर 0.225, आपको बोलेगा इसका ट्राइगोनल, आप इसका ज्योमेट्री बताइए, तो आपको ये याद रखना है। अब इसका बढ़ते क्रम में हम सजा लेंगे, तो सबसे कम क्या है, ट्राइगोनल, तो 1 नंबर में क्या होगा, ट्राइगोनल। उसके बाद क्या है, टेट्राहेड्रल, तो 2 नंबर में क्या होगा, टेट्राहेड्रल। उसके बाद क्या है, तो ऑक्टाहेड्रल, तो 3 नंबर में क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल। सबसे बड़ा क्या है जी, तो क्यूबिक, तो ये 4 नंबर में क्या हो गया, क्यूबिक। तो ये समझ में आया, हमें उम्मीद है कि आपको ये पूरा समझ में आ रहा है। यदि पूरा ये समझ में आ रहा है ना भैया, तो हम आपसे कुछ नहीं कर रहे हैं, हम आपको इतना कर रहे हैं कि जो आपका ये अपना चैनल है ना, बिहार बोर्ड टॉपर एकेडमी 2.0, इसको आप अधिक से अधिक स्टूडेंट के पास शेयर कीजिए, ताकि हर एक स्टूडेंट, है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट अपने यूट्यूब चैनल पे जुड़ के, है ना, मुफ्त में, है ना, पूरा अच्छे से क्लास कर सके और बोर्ड एग्ज़ाम में, है ना, अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सके और बोर्ड एग्ज़ाम का हर एक क्वेश्चन को धुआं करे। अर्थात ऐसा हो जाइए कि देखने के साथ कहिए अरे ये क्वेश्चन, अभी ये क्वेश्चन कहाँ है जी, हो गया, बन गया, जब तक बोलिए कहाँ तब तक आंसर आ गया। चलिए अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। जो नेक्स्ट आपका हॉट पॉइंट है वो है टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, है ना। यूनिट सेल 4 प्रकार के होते हैं, सिर्फ आपको इतना रखना याद है, कहेगा यूनिट सेल कितने प्रकार के होते हैं, तो सिर्फ इतना याद रखना है कि यूनिट सेल जो है वो 4 प्रकार के होते हैं, है ना। और वो चारों प्रकार में कौन कौन है, सिंपल क्यूबिक है जिसको SC कहते हैं, बॉडी सेंट्रल क्यूबिक है जिसको BCC कहते हैं, और फेस सेंट्रल क्यूबिक है जिसे FCC कहते हैं, और इंड सेंट्रल क्यूबिक है जिसे ECC कहते हैं। तो आपको इसमें कहाँ से क्वेश्चन आता है आपको मालूम है, नहीं मालूम है, कैसे मालूम होगा, अभी आप इसको पढ़िएगा तभी ना आपको पता चलेगा। आपको क्वेश्चन क्या पूछेगा बोर्ड, आपको क्वेश्चन पूछेगा कि भैया HC में बोलिए, क्या बोलेगा, बोलेगा कि भैया HC में बोलिए, क्या बोलिए, बोलेगा कि आप HC में बोलिए कि SC में परमाणु की संख्या कितना होता है, तो अर्थात सिंपल क्यूबिक में, तो आप क्या बोलिएगा, 1। कहेगा भैया BCC में क्या होता है जी, तो 0 मतलब 2 होता है, BCC में कितना होता है, 2। FCC में आपको परमाणु की नंबर ऑफ आइटम पूछ लेगा, कहेगा कि FCC में कुल आइटम की संख्या कितना है, तो 4। ECC में पूछेगा तो 2। इसको 100% याद रखना है ना, क्योंकि इससे हर बार क्वेश्चन आता ही आता है, इसीलिए इसको अपना नाम भूल जाइए मंजूर है, लेकिन इसको नहीं भूलिएगा। यदि इसको भूले तो 1 नंबर गया, 1 नंबर गया तो कितना से पीछे हो गया आप खुद समझ सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब BCC का पैकिंग फ्रिक्शन, ये हमेशा याद रखना है, ये सब MVVI, है ना, टॉपिक आपको पॉइंट हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, है ना। आपको डायरेक्ट यहीं से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, है ना, डायरेक्ट, है ना, हूबहू यहीं आ जाएगा। हम जितना अभी बता रहे हैं ना, आपको हूबहू वहीं आएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। हम आपको ये दिखाएंगे नेक्स्ट ईयर जब आपका केमिस्ट्री का क्वेश्चन, है ना, एग्ज़ाम हो जाएगा, और वहीं क्वेश्चन हम ले करके आपको ये वीडियो का स्क्रिप्ट ले करके आपको हम दिखाएंगे। जैसे करा है BCC का पैकिंग फ्रिक्शन, तो पैकिंग फ्रिक्शन पूछता है BCC का, तो BCC का पैकिंग फ्रिक्शन कितना होता है, तो 0.68।
और बीसीसी का देखिए पैकिंग फ्रिक्शन होता है 0.68। यहीं पैकिंग एफिशिएंसी पूछेगा, है ना, पैकिंग एफिशिएंसी पूछेगा तो आपको 0.68 से, है ना, 100 से गुना कर देना, अर्थात पैकिंग फ्रिक्शन, है ना, पैकिंग फ्रिक्शन में क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है 100 से, जो भी निकलेगा वो क्या हो जाएगा, पैकिंग एफिशिएंसी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पैकिंग एफिशिएंसी हो जाएगा, है ना। तो आप क्या समझ में आया आपको यही समझ में आया, जो पैकिंग फ्रिक्शन होगा उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो पैकिंग एफिशिएंसी निकल जाएगा। एचसी का पैकिंग फ्रिक्शन होता है 0.52। जो एचसी होता है, अर्थात एचसी, है ना, मतलब क्या हुआ, एचसी, है ना, उसका जो पैकिंग फ्रिक्शन होता है वो होता है 0.52, है ना। तो जो सिंपल क्यूबिक का जो पैकिंग एफिशिएंसी है, अर्थात पैकिंग फ्रिक्शन होता है 0.52, और पैकिंग एफिशिएंसी जब सिंपल क्यूबिक का पैकिंग एफिशिएंसी पूछे तो पैकिंग फ्रिक्शन जितना होगा उसमें 100 से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, वो जो भी निकलेगा वो पैकिंग एफिशिएंसी हो जाएगा। तो ये हमेशा याद रखना है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसमें ये भी याद रखना है, यहाँ क्वेश्चन कभी उल्टा के दे देता है ना। आपको पैकिंग एफिशिएंसी है या पैकिंग फ्रिक्शन है, तो पैकिंग एफिशिएंसी में आपको जैसे 6.8 है तो उसमें खाली कितना बचा ये भी पूछ देता है। मतलब कहेगा कि बीसीसी का पैकिंग एफिशिएंसी 68 है तो वो आपको 68 नहीं बताएगा, आपको बोलेगा कि 68 जब है तो उसमें कितना खाली बचा है, तो कितना हो जाएगा, तो 32। ये हमेशा याद रखना है ना। जब 68% जब वो भरल है तो खाली कितना है जी, तो 32। ये हमेशा याद रखना है ना। अब चलते हैं, जैसे उसी तरह इसमें भी पूछ देगा, जब 52 भरल है तो खाली कितना है, तो 48 क्या है, खाली है। ये सबको क्या करना है, याद रखना है। चलिए अब चलते हैं अपना नेक्स्ट और MVVI, है ना, जहाँ से बार बार क्वेश्चन क्या होते हैं, रिपीट होते हैं या फिर आते हैं, है ना, जिसको कहा जाता है कि एफ सेंटर। जो एफ सेंटर है यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। कह रहा है कि एफ सेंटर क्या होता है। जो एफ सेंटर होता है, जब भी मेटल एक्सेस डिफेक्ट नेगेटिव आयन के कारण होगा, क्या बोले, जब भी मेटल, है ना, एक्सेस डिफेक्ट नेगेटिव आयन के वैकेंट के कारण होता है। क्या बोले, कि जब भी मेटल एक्सेस डिफेक्ट नेगेटिव आयन, कौन आयन, नेगेटिव आयन के वैकेंट के कारण होता है, तो वैकेंट प्लेस पे क्या होता है, वहाँ अनपेयर इलेक्ट्रॉन आ जाता है। क्या बोले, जब भी मेटल एक्सेस डिफेक्ट नेगेटिव आयन के वैकेंट के कारण होगा तो जो वैकेंट प्लेस है उस पर अनपेयर इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, का उपस्थित हो जाएगा, उसी को हम क्या बोल देंगे, एफ सेंटर बोल देंगे। तो आपको एफ सेंटर समझ में आया, हमें उम्मीद है कि आपको एफ सेंटर समझ में आया होगा, है ना। चलिए इसका हम नहीं भी आया ना तो फिर से इसका हम कुछ एग्जाम्पल लेकर के आपको इसको हम और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं ना, जैसा कि नीचे में हम इसका कुछ हम एग्जाम्पल लिए हुए हैं, इसी से आपको हम एक्सप्लेन करते हैं। तो एक्सप्लेन करते हैं, जैसे मान के चलिए, ये देखिए इसमें एक्चुअली होता क्या है कि मेटल एक्सेस डिफेक्ट नेगेटिव आयन कारण आएगा, है ना। तो देखिए यहाँ सबसे पहले देखिए पॉजिटिव आयन की संख्या कितना है, गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, 8 9 10 11। एक बार फिर से गिनिए, है ना, हो सकता है कि मिस हो गया हो, है ना। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10। ठीक है ना। देखिए पॉजिटिव आयन का कितना है, 10 है। पॉजिटिव आयन 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, है ना। तो पॉजिटिव आयन की संख्या कितना है, तो 10, है ना। और नेगेटिव आयन की संख्या गिनिए कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक ये हो गया 9, है ना। ये नेगेटिव है ना, इसको नेगेटिव कीजिए, है ना। ये हो गया 9, और नेगेटिव आयन की संख्या कितना है, 9। तो जब पॉजिटिव आयन
की संख्या 10 है और नेगेटिव आयन की संख्या क्या है, 9 है, तो नेगेटिव आयन क्या हो गया, कम हो गया, है ना। नेगेटिव आयन पे क्या हो गया, यहाँ वैकेंट हो गया, नेगेटिव आयन क्या हो गया, ये खाली हो गया, वैकेंट हो गया ये। तो कह रहा है कि जब मेटल एक्सेस डिफेक्ट क्या हो रहा है, जब मेटल एक्सेस डिफेक्ट निगेटिव आयन के कारण, जैसे निगेटिव आयन का ये वैकेंट हो गया, ये निगेटिव आयन 9 है, यहाँ 10 है, के कारण हो तो वैकेंट प्लेस पे क्या होता है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन आ जाता है ना, क्या होता है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो जाता है, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, एफ सेंटर कहेंगे। जैसा कि आपको हम अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए, हमें उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अब चलते हैं जो सबसे और भी बेहतरीन टॉपिक का जो सबसे बेहतरीन पॉइंट है, जो है शॉर्ट की डिफेक्ट। ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना, बार बार एग्जाम में यहाँ से चाहे 2 नंबरा क्वेश्चन हो चाहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, लेकिन ज़रूर आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि जिस बार एग्जामिनर इस क्वेश्चन को ना दे उस बार एग्जाम केमिस्ट्री का हो जाए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। चलिए इसको हम देखते हैं। कह रहा है कि शॉर्ट की डिफेक्ट, है ना, कह रहा है कि जब आयनिक क्रिस्टल से पॉजिटिव और नेगेटिव आयन समान संख्या से गायब हो जाता है, क्या बोले, जब आयनिक क्रिस्टल से जब भी आयनिक क्रिस्टल से पॉजिटिव आयन हो चाहे नेगेटिव आयन हो, वो समान संख्या से, इसको याद रखना है, समान संख्या से गायब हो जाएगा, तो इस डिफेक्ट को हम शॉर्ट की डिफेक्ट कहेंगे। क्या बोले, कहेगा शॉर्ट की डिफेक्ट क्या क्या होता है, तो शॉर्ट की डिफेक्ट वही होगा जब भी आयनिक क्रिस्टल में, है ना, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन समान संख्या से क्या हो जाए, गायब हो जाए, तो उस डिफेक्ट को हम क्या बोलेंगे, शॉर्ट की डिफेक्ट कहेंगे। जैसे इसका एग्जांपल हो क्या हो गया, NaCl हो गया, NaCl हो गया, KCl हो गया और Li, है ना, मतलब LiCl हो गया। तो इसको याद रखना है। अब चलते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट क्या है। जो फ्रैंकल डिफेक्ट है, फ्रैंकल डिफेक्ट है, फ्रैंकल डिफेक्ट को हम देखते हैं। जब भी, है ना, जब भी आयनिक क्रिस्टल में पॉजिटिव आयन लैटिस के नेट से निकलकर लैटिस पॉइंट के बीच आ जाता है, ये याद रखना है। क्या होता है, जब भी, है ना, फ्रैंकल डिफेक्ट कैसे होता है, तो फ्रैंकल डिफेक्ट होता है जब भी आयनिक क्रिस्टल में पॉजिटिव आयन, है ना, लैटिस के नेट से निकलकर 2 लैटिस पॉइंट के बीच उपस्थित हो जाता है, तो अब क्या होता है, तब वह फ्रैंकल डिफेक्ट कहलाता है। तब वो कौन सा डिफेक्ट कहलाता है, फ्रैंकल डिफेक्ट। तो हमको उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तो फ्रैंकल डिफेक्ट बार फिर से रिपीट कर देते हैं। जब भी आयनिक क्रिस्टल में पॉजिटिव आयन लैटिस के नेट से निकलकर और 2 लैटिस पॉइंट के बीच उपस्थित हो जाएगा, तो उस डिफेक्ट को हम फ्रैंकल डिफेक्ट बोलेंगे। तो आज हम जो पहला चैप्टर था, अर्थात द सॉलिड स्टेट, है ना, ठोस अवस्था, उसका जितना भी आपको निचोड़ पॉइंट था वो हम आपको डिस्कस कर दिए हैं, है ना। एक भी निचोड़ पॉइंट आपको इसमें नहीं छोड़े हैं कि जिससे आपका क्वेश्चन छूट जाए, चाहे 2 नंबरा हो, है ना, चाहे 1 नंबरा अर्थात MCQ हो, चाहे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो, 100% आपको यहीं से बनेगा, है ना। 2 नंबरा का हम बहुत सारे और भी क्वेश्चन लाएंगे इसमें, लेकिन अभी हम आपका जो मेन फोकस कर रहे हैं वो है ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव में ऐसा कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं होगा जिसमें पहला चैप्टर का जो आपको इस निचोड़ पॉइंट से नहीं आया होगा या नहीं आएगा। जो भी ऑब्जेक्टिव आएगा इसी पॉइंट से आएगा, है ना। तो हमें उम्मीद है कि आपको आज की क्लास का जो ये निचोड़ पॉइंट है बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। अब हम जो नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे, है ना, इसी का जितना भी हम ऑब्जेक्टिव है वो हम इसको डिस्कस करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। आप उस क्लास को मिस नहीं कीजिएगा। क्यों? क्योंकि आप जब आज निचोड़ पॉइंट पढ़े हैं तो आप कल अपने आप को चेक कीजिएगा कि क्या सर सही बता रहे थे या नहीं बता रहे थे, क्या क्वेश्चन सही में यहीं से आता है कि नहीं आता है। आप उसको मतलब देखिएगा कि जब तक क्लास नहीं कीजिएगा तो आपको कैसे पता चलेगा कि सर सही बोल रहे थे। इसलिए कल का क्लास नहीं छोड़िएगा, है ना, 100%, है ना। जितना भी ऑब्जेक्टिव इसमें पूछा जाएगा और पूछेगा वो इसी वीडियो से आएगा और इसी लेक्चर से आएगा, है ना। तो आज की क्लास को हम यहीं ख़त्म करते हैं, है ना। एक जाते जाते हम एक आप सबके लिए मोटिवेशन शायरी बोलते हैं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा। क्या बोले? कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा,
प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, डर कर मत बैठ मेरे मंजिल की मुसाफिर। क्या बोले? डर कर मत बैठ मेरे मंजिल की मुसाफिर, एक दिन मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। थैंक यू मेरे प्यारे भाई एवं बहनों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। हमें उम्मीद है कि आप सबको यदि ये लेक्चर अच्छा लगा होगा तो आप अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, है ना। हमको अच्छा फीडबैक मिलना चाहिए इस वीडियो पे, अच्छे से शेयर कीजिए। और अच्छा लगे तो एक लाइक सब्सक्राइब करने में आपको क्या जाता है, लाइक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। थैंक यू।